Okay guys, very good evening friends. Let's start now. We are starting with the new module Allied Law. और कॉर्पोरेट लॉ के होने के बाद में जो अलाइड लॉ का पोर्शन है आप देख सकते हो उसमें कितने चैप्टर्स है। वैसे सिलेबस वैसे इट इज नॉट मोर देन 30 मार्क्स के लिए, पर फिर भी इतने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अलाइड लॉ। आप देख सकते हो नाम पढ़िए, आपके सामने कुछ नाम दिख रहे होंगे। एक सेबी एक्ट दिख रहा होगा, सेबी आईसीडीआर है, सिक्रा, फीमा कॉम्पिटिशन एक्ट, आज मैं जो शुरू करूंगा वो कॉम्पिटिशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, आईआरडीए, उसके अंदर सरफाइसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड आईओएस। 3, 3, 6, 10 और 11 और मार्क्स कितने सिर्फ। वैसे अलाइड लॉ का प्रॉब्लम यह है पूरे इंडिया में, प्रॉब्लम है उसकी वेटेज कम है और जितना वेटेज है उसकी कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही चैप्टर्स है, इसलिए आम जनता कभी भी अलाइड लॉ के ऊपर फोकस नहीं कर पाती ये सोच के कि उसको कितनी इज्जत दे। ज्यादा इज्जत है तो लगता है कि यार इतना क्या पढ़ रहा हूं मैं 30 मार्क के लिए। अच्छा कम इज्जत है तो प्रॉब्लम ये है क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करता है, अलाइड लॉ का सेपरेट पेपर नहीं लाता है। कॉर्पोरेट लॉ के क्वेश्चन के बीच बीच में अलाइड लॉ आता है और कैसे 7 क्वेश्चन आते हैं, हर कोई क्वेश्चन में अलाइड लॉ आएगा। तो अगर मान लीजिए आपने स्ट्रेट अलाइड लॉ लिखा ही नहीं तो समझ जाएगा अलाइड लॉ का पढ़ाई नहीं हुआ। There are some people in India that do not read allied law, वो पढ़ते ही नहीं है। अब नहीं पढ़ने की वजह से क्या होगा, अब पूरे पेपर में क्वेश्चन 1 आएगा उसमें अलाइड लॉ था वो आपने लिखा नहीं, 2 में अलाइड लॉ था वो नहीं लिखा। इसका मतलब स्ट्रेट आप ये बताने की कोशिश करो कि मैं अलाइड लॉ पढ़ा ही नहीं हूं, और उसका मतलब ये कि आप फेल हो, क्योंकि वो समझ जाएगा। जो अगर मान लो कॉर्पोरेट लॉ के साथ में मैंने अलाइड लॉ आपको दिया है सिलेबस में, इसका मतलब क्या है, व्हाट आईसीएस एक्सपेक्टिंग कि यू शुड रीड अलाइड लॉ आल्सो। अलाइड लॉ का मतलब, अलाइड मतलब क्या, ये एडिशनल लॉज भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। अगर आपको जैसे ये कंपनी, देखो मैं कंपनी चला रहा हूं, मैं प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी हूं तो मुझे कंपनी एक्ट पढ़ना जरूरी है। जो कॉर्पोरेट लॉ हम लोग पढ़ते हैं, जो कॉर्पोरेट लॉ हम लोग पढ़ते हैं 123 सेक्शन से लेके 470 तक हमने जो पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है। साथ साथ में जब एक कंपनी चलती है तो उसको इन सारे एक्ट की भी जरूरत पड़ेगी कंपनी चलते समय। वापस से मैं बोलता हूं, अगर मैं कंपनी रन कर रहा हूं तो कंपनी रन करते समय मुझे इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कल जगह मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा और मैं किसी कंपनी को एडवाइस करूंगा तो मेरे पास में कंपनी एक्ट का तो नॉलेज होना ही चाहिए, साथ साथ में इन सब का भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर आपने सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ पे फोकस किया और इस पे नहीं किया, इसका मतलब ये कमिटिंग सुसाइड। अगर मान लो कि आपको पास होना है कॉर्पोरेट लॉ में तो आपको अलाइड लॉ पढ़ना जरूरी। और होता क्या है कि मैं जितना देखता हूं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूरे इसका, कॉर्पोरेट लॉ लोग बहुत दिल लगा के पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनको लगता है उसका वेटेज भी है, वो उसके लिए 50 लेक्चर भी पढ़ने को रेडी है। पर ये इसको अगर 20 भी बोलाना तो ऐसा चुपता है। अच्छा 20 इसके लिए पढ़ना है, 30 मार्क के लिए 20 लेक्चर पढ़ना है, हाँ उसको उतना टाइम लगेगा। 11 एक्ट है, हवा में थोड़ी ना उड़ाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, उसकी अपनी इज्जत है। कितने पेज का किताब है जरा देखो, 160 पेज का किताब होगा, इसे 30 मार्क के लिए 160-70 पेज का है। इसकी 4 किताबें है, इसका एक क्वेश्चन बैंक है, इसके चार्ट बुक है, इसका पीपीटी बुक है। चाहे वो सिलेबस 30 मार्क के लिए है, अगर आप उसको 30 मार्क बोल के सोच के पढ़ोगे ना तो आपको कभी भी ध्यान नहीं लगेगा। आपको ये सोचना है 20 दिन है मुझे पढ़ना है। हाँ पर इस सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर मैं अलाइड लॉ पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ आपको आएगा नहीं। अलाइड लॉ में बहुत बजा बजा के नहीं पूछेंगे, कॉर्पोरेट लॉ में आपकी इज्जत लूट लेंगे, ये ऐसा ऐसा हुआ एकदम माइन्यूट घुस घुस के पूछेंगे। इसमें उनको मालूम है ये कुछ चैप्टर्स तो यहां पे नाम में लिखा ओवरव्यू है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत डेप्थ, अरे एक एक एक्ट को डेप्थ में नहीं पढ़ा इन्होंने, पढ़ाया सब 4-5 सेक्शन पढ़ाया, एक्ट खत्म कर दिया, नहीं समझे, पूरा पढ़ाया नहीं। मतलब आपको पूरा बहुत थरा नॉलेज नहीं मिलेगा इसमें। आप बोलेंगे मैं एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाऊंगा पढ़ के, भारत माता की जय, मैंने सी भी पढ़ लिया, कुछ होने वाला नहीं। पढ़ाया सब पर एक में भी परफेक्ट नहीं बनोगे आप सिर्फ, क्योंकि उनको भी समझ गया बच्चे कुछ कि अगर मान लो ये कोई भी हर एक एक्ट अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगर पूरा दे देंगे और अगर हर कोई एक्ट पूरा देंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। इसलिए आप चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पूरा, पर एक थोड़ा नॉलेज तो भी होना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होता है, जब चीजें थोड़ी पढ़ी जाती थोड़ी सी, उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। अपने को पूरा जब तक पढ़ाते नहीं तो वो पढ़ने का मजा नहीं आता। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उस एक्ट का पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं उसका पूरा बैकग्राउंड सिनारियो क्रिएट करूंगा। पहले हम लोग व्हाट नहीं पढ़ेंगे, वाई पढ़ेंगे, वो क्यों आया,
जैसे आज मैं कंपटीशन एक्ट पढ़ाऊंगा, तो एक्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले समझिए अच्छा कंपटीशन एक्ट आया क्यों है, वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग थॉरली। उसके बाद में फिर कंपटीशन एक्ट को पढ़ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको क्लास में बैठे हो समझा नहीं, समझेगा सब। सिर्फ प्रॉब्लम है 11 एक्ट्स, हर 2 दिन में एक एक्ट खत्म होगा, कभी कभी तो 1 दिन में भी हो जाएगा। जैसे IRDA देखो कितना बेइज्जती है उसकी, देखो देखो ये 4 पेज में खत्म हो गई, उतनी उसकी इज्जत ही उतनी है। ऐसे ऐसी भी है जिसकी इज्जत नहीं ज्यादा, एक दिन चालू करूंगा खत्म हो जाएगा। कोई भी एक्ट को मोस्टली मैक्सिमम 3 दिन, मिनिमम 1 दिन, 1 2 3, हर 2 दिन में एक नया चेहरा मिलेगा आपको। पूरा बैच का ड्यूरेशन 20 से 22 दिन रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और नहीं पढ़ने पर आप बोलेंगे सर मैं पूरा अलाइड लॉ छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि उसका सेपरेट पेपर नहीं आता, वो कॉर्पोरेट लॉ के साथ में आएगा। वो जानबूझ के उन्होंने रखा कि बच्चा पढ़े, और जो सबका वीकनेस है आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर बोलेंगे इंडिया में एग्जामिशन लॉ में बहुत लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है, क्यों? अलाइड लॉ 70 लॉ में 70 में से 70 थोड़ी ना आएंगे कॉर्पोरेट में, 70 में से यू कैन स्कोर 50। मतलब अगर आपको एग्जामिशन चाहिए तो अलाइड लॉ के बगैर पॉसिबल ही नहीं है वो। तो यू शुड हैव अ गुड कमांड। और इस अटेम्प्ट में अगर आपको बाकी सब्जेक्ट निकले ना निकले, आपको अगर लगता है लॉ एग्जामिशन आना चाहिए, तो आपको अलाइड लॉ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। देखिए 160 पेज के आसपास है किताब, मेहनत लगेगी। आर यू रेडी गाइस? पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। और वैसे भी आखिरी बैच अलाइड लॉ का, इसके बाद में बहुत सारे एक्ट जो है ना ICAI को समझ गया है ये चिंदी चोरी हो रही, 11 एक्ट कोई पढ़ रहा नहीं, 5 एक्ट रखे बस, 5 6 मतलब 6 रखे, बहुत सारे एक्ट उड़ा दिए इसमें से। ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट IPCC में चला गया। आज मैं जो कंपटीशन पढ़ा रहा हूं आगे है ही नहीं, तो आप अभी सोच सकते हो न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स। अगर आपके जरा दिमाग में जरा भी इच्छा है कि मुझे इतना नहीं पढ़ना है, तो आप अगली बैच में आ सकते हो, अगली बार न्यू स्कीम में, जिसमें अलाइड लॉ का नाम इकोनॉमिक लॉ होगा और चैप्टर से 5 ही होंगे। अब बताओ 5 के मतलब उनको समझ गया ना, ये अलाइड लॉ से दे तो दिया पर कोई इच्छा से पढ़ता नहीं। अगर किसी को पूछेंगे अलाइड लॉ के बैच में कोई खुश नहीं रहता है, किस सेंस में? समझता सब है, मार्क्स, कोई चेहरे पे खुशी नहीं किसके। अभी भी 20 लेक्चर बैठना पड़ेगा 30 मार्क के लिए, ये क्यूटी जैसा है। 30 मार्क का वेटेज है, कितने दिन की क्लास चलती क्यूटी की? पर इतना क्यूटी तो कभी कभी कम मार्क्स के लिए भी आता है। किस में? क्यूटी में भी। और कितने दिन लगते हैं उसको? 15 दिन। ऐसा कहां क्लास करते थे? फास्ट ट्रैक नहीं, आम जनता जो आम बैच करती है उसमें 30 लेक्चर होते हैं, तब भी दर्द ही होता है। हाँ ये चैप्टर, ये इसका कहानी अलग है, पर जो कुछ नहीं इसका अपना इज्जत है अपना। आप देख सकते हो, मैं आपके सामने स्कीम रख रहा हूं, देखिए। देख सकते हो आप कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है। कुछ कुछ चैप्टर्स तो कभी पूछे नहीं, जैसे IRDA जो चैप्टर है उसको आज तक इंस्टीट्यूट ने एक बार भी नहीं पूछे। अच्छी बात है। ये May 17 में आप देख सकते हो कि जिसको सेबी को पूछा है, सेबी के जो 2 चैप्टर्स है दोनों मिला के हर बार 8 मार्क के लिए, मतलब 2 चैप्टर है 4 मार्क 4 मार्क 8 मार्क के लिए। उसके बाद में जो सिकरा है वो 4 मार्क के लिए, फेमा 4 मार्क के लिए, कॉम्पिटिशन एक्ट जो मैं आज पढ़ाऊंगा कल पढ़ाऊंगा, 2 दिन पढ़ाऊंगा 4 मार्क के लिए। उसके अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 4 मार्क के लिए, इंश्योरेंस कभी पूछते कभी नहीं पूछते, IRDA की तो कोई इज्जत ही नहीं है। सरफेसी ऑन एवरेज 4 मार्क के लिए आता है, मामला होता है 4 मार्क के लिए, मामला तो 1 मिनट में 1 दिन में खत्म हो जाता है। और iOS देखो आपके सामने 4 मार्क, मतलब कोई भी चैप्टर अगर कहेंगे आप तो उसको पूछ पूछ के मैक्सिमम 4 मार्क के लिए पूछेंगे। और उसमें भी होता कैसे है, एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता है तो वो हर अटेम्प्ट में 32 मार्क्स के लिए अलाइड आता है, और सॉल्व करेंगे आप 28 मार्क के लिए। ठीक है, अब 11 चैप्टर है, 4 पूछेंगे तो 44 हो जाएंगे। तो हर अटेम्प्ट में कोई तो 2-3 होते हैं जो जिनको स्किप किया जाता है। आप किसको स्किप करेंगे वो ICAI डिसाइड करेंगे, हम और आप नहीं। पर कुछ चैप्टर्स आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली ऊपर वाले, अगर 5 चैप्टर देखेंगे आप, उनकी इज्जत हमेशा से बनी रही है, उनको हमेशा ही पूछा है। जैसे बैंकिंग है, कॉम्पिटिशन, फेमा, सिक्रा, सेबी और सेबी एक्ट, इनको अगर देखेंगे तो ये बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में उसका वेटेज इज्जत जो है ज्यादा है। और बाकी नीचे के 5 है कभी हाँ कभी ना है।
तो अगर आप बोलेंगे तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 2-3 ऐड उड़ा देंगे। तो लास्ट शुरू करते पहले एक चैट से, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना एवरीबॉडी? या चलो आ जाओ, हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन एक्ट से। आप बोलेंगे सर कंपटीशन से चालू क्यों कर रहे हो? अच्छा, एक रिदम बनेगा आपका कंपटीशन को पढ़ा के, आपको समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय। ओके, अब मैं शुरू करता हूं उस एक्ट से जिसका नाम है कंपटीशन एक्ट। वैसे नाम देखिए क्या लगता है, कंपटीशन एक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब आपसे अगर मैं सवाल पूछता हूं कि कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंपटीशन क्यों? तुम्हें लगता है कंपटीशन दुनिया में होना चाहिए? क्यों? कंज्यूमर के लिए भारत सरकार ने इस एक्ट को लाया कि भारत के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जहां पे कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट हो। हम नहीं चाहते कि भारत में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो किसी के भी बीच में विच इज हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन ऑफ इंडिया। अर्थात मैं आपको समझा तो एग्जांपल मुझे देना है। देखो भाइयों, कंपटीशन फेयर होना चाहिए। कंपटीशन जितनी ज्यादा होगी कस्टमर को उतने सस्ते में चीजें मिलेगी। हम चाहते हैं हमारे भारत का हर कोई कस्टमर खुश हो, हर किसी कंज्यूमर को कम से कम कीमत में चीजें मिले, राइट? देयर शुड नॉट बी एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन व्हाट कस्टमर। देखो, कंपटीशन एक्ट सिर्फ कंपटीशन के बारे में बात नहीं करता। कंपटीशन एक्ट टॉक्स अबाउट कंपटीशन एज वेल एज कंज्यूमर बोथ। वैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, इट टॉक्स अबाउट कंज्यूमर, पर कंपटीशन एक्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कंज्यूमर। कंपटीशन एक्ट के दो बड़े मुद्दे, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किसी के भी बीच में नहीं होना चाहिए विच इज हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, पूरे जगह पे, कि जिसका किसके ऊपर इंपैक्ट हुआ है, कंपटीशन के ऊपर इंपैक्ट में। फेयर कंपटीशन होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल ऑन द सीमेंट कार्टेल। कार्टेल समझता है? कार्टेल जहां पे दो और दो से ज्यादा कंपनियां आपस में साथ में आके कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल करती है, प्राइस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, और उसके बाद में वैसे ही काम करेगी जैसा वो प्राइस, जैसा उन्होंने कार्टेल बनाया। वैसे भारत में सीमेंट कार्टेल बना था एक, और उसको इस कंपटीशन एक्ट के सीसीआई, कमीशन ऑफ कंपटीशन ऑफ इंडिया, ऐसा सीसीआई का लॉन्ग फॉर्म है, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि सीमेंट वालों ने कार्टेल बनाया, ये इनके प्राइस भी कंट्रोल करते हैं। प्राइस कंट्रोल करते हैं मतलब क्या? मतलब ये चाहे वो बिरला सीमेंट हो, चाहे अंबुजा सीमेंट हो, और बोलो रे बांगर सीमेंट, और क्या, एसीसी, और कुछ भी बोलो, वो आता नहीं सब सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ऐसा कुछ बोलता रहेगा। बांगर बांगर बांगर, कोई भी सीमेंट ले लो, इनके प्राइस लगभग सेम ही होते हैं। मतलब सीमेंट के प्राइस अगर इनको बढ़ाना है तो एक साथ बढ़ाते, कम करना है एक साथ कम करते। अब सपोज रॉ मटेरियल के रेट बढ़े ही नहीं है, किसके? सीमेंट को लगने वाले रॉ मटेरियल पर सबने कार्टेल बनाया हुआ है, सब अपने अपने एक प्राइस, एक बैग के प्राइस के अंदर 20-20 रुपए बढ़ाएंगे। तो एक कंपनी बढ़ाई तो उसका अकेले का नुकसान होगा, मतलब कोई उससे बाय नहीं करेगा। मैं भी 20 बढ़ाऊंगा, मैं बिरला सीमेंट, आप अंबुजा आप भी बढ़ाएंगे, ये बांगर सीमेंट ये भी बढ़ाएंगे, वो भी बढ़ाएंगे। अब क्या हुआ, जैसे सारे सीए कोचिंग वाला ने कार्टेल बना दी, बोले हम लोग प्राइस डिसाइड कर लेंगे और जब भी रेट बढ़ाएंगे साथ में बढ़ाएंगे। तो इससे कंपटीशन नहीं होगा ना। कंपटीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। कंपटीशन कैसा होना चाहिए? कंपटीशन ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन अलग होना चाहिए। कंपटीशन कैसा होता है? प्राइस वॉर होना चाहिए कंपटीशन में। अगर सब प्री डिसाइडेड ही होगा कि तू 20 रुपए बढ़ा तो 20 रुपए बढ़ा। अब सोचो ना, एक बार क्या हुआ था, रॉ मटेरियल के रेट कम हुए थे और फिर भी अब एक, अगर मान लो कोई इंसान कम करेगा तो सारे लोग उससे परचेस करने लगेंगे और कस्टमर को सस्ते में मिलेगा। अब उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल के रेट सस्ते हो गए, फिर भी किसी ने सीमेंट प्राइस का जो रेट है कम नहीं किया। सबने डिसाइड कर लिया कि हम लोग कोई कम नहीं करेगा। अब बताओ किसका फायदा और किसका नुकसान हुआ? कंज्यूमर का नुकसान हो गया। 20 रुपए का रेट कम हुआ था रॉ मटेरियल में, पर सबने जुगाड़ कर लिया, बोले जल रहा ना चलने दो, तुम्हारे बैग 200 की ना 200 रखना, तुम्हारे बैग 320 की ना 320 ही रखना, कोई कम नहीं करेगा इसमें। कम करे तो हम सबका नुकसान हो जाएगा। इसको बोलते कार्टेल। ऐसा कार्टेल नहीं चाहिए। अगर कार्टेल हुआ विच इज हैविंग
एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन कंपटीशन ऑफ इंडिया। अब इसका इफेक्ट हो रहा है ना कंपटीशन पे। कंपटीशन ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन बड़ा है, जैसे सीए कोचिंग में होता है, उसकी फीस 9,000, मेरी 8,500, 8 फ्री बैच, पहली बैच फ्री, डेमो बैच। इसका ये मजा होना चाहिए। ये हल्का कंपटीशन है, जैसे पूरा डिजाइन थ्रिल चला गया उसका। मतलब कि कंपटीशन इसको नहीं बोलते भाई, कंपटीशन वो होता है जहां पे सारी चीजें फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या आपको? मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल पढ़ेंगे। ऐसा हुआ था एयरलाइन इंडस्ट्री में भी, बहुत रियल अरे इतना फाइन दिया इनको, सीसीआई एकदम वाहियात है। मतलब अगर आप उसको समझ गए आपने कार्टेल किया हुआ है तो इतना फाइन देगा, देखो कितना बजा के फाइन देगा। रियल लाइफ केस में आपको दिखाता हूं कितना, देखो कितना दुनिया की चीजें लगाई इनके पीछे। कोई भी केस देखेंगे हम लोग। क्या लिखा देगा, कितना फाइन लगाया उसको, और क्या नाम लिखा है इसका? सीसीआई हैज आस्क्ड Hyundai टू डिपॉजिट द पेनल्टी विद इन 60 दिन। और कितनी पेनल्टी है? 420 करोड़ की फाइन लगा दी उसकी। उसको लगा कि तुम कुछ तो सेटिंग कर रहे, जुगाड़ कर रहे, कंपटीशन के ऊपर सही नहीं हो रहा है, तो आपसे पैसे ले लेंगे। देखो और क्या लिखा, देखिए इन्होंने क्या किया था मालूम क्या? आपने अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे आप, तो एक चीज होती कार्गो। कार्गो जानते हो? कार्गो 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 जाने दो। ये फ्लाइट्स में दो चीज आती, एक तो गुड्स जाता मतलब कार्गो, या फिर पैसेंजर जाते। तो क्या होता है कार्गो वाला सिस्टम कैसा है? अगर आपने कुरियर का बिजनेस कभी ऑब्जर्व किया होगा तो इनका ये फ्यूल चार्ज लगाते हैं। मतलब कि जैसे कि 30 रुपए किलो है प्लस फ्यूल चार्ज। जैसे यहां से मैं फ्लाइट से कुछ भेज रहा हूं तो बोलेंगे 70 रुपए किलो लूंगा और जो भी फ्यूल चार्ज है वो लूंगा। तो पहले फ्यूल चार्ज सबके वेरी करते थे। उन्होंने बोला क्यों मर रहे यार, अपन कंपटीशन में यार, तू 10% लगाता है, ये 5% लगाता, मैं 13% लगा रहा हूं। एक काम करो, लेट्स गेट यूनाइटेड, 20% ठोक देंगे। अब क्या कर लिया इन्होंने? ये जुगाड़ किया ना ये। अब बताओ, इन्होंने सबने सेटिंग किया, अब इसमें कंपटीशन ही नहीं बचा। अब कस्टमर ये नहीं बोल सकता वो आप 5 लगा रहा है, तुम 30 लगा रहे हैं, मैं उधर से कर लूंगा। आप क्या है, वो भी 20, ये भी 20, ये भी 20, कस्टमर को कोई स्कोप ही नहीं है। अब इन्होंने किसका फायदा, इसमें फायदा किसका हुआ? इनका फायदा होगा ना। जैसे इनको मालूम चला सीसीआई को ये ऐसा कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, ऐसे कोई भी एग्रीमेंट आपने कंपनी ने आपस में किया विच इज हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। अभी कंपटीशन के ऊपर है, कंपटीशन कब होती? उसका 20% है क्या साहब? कभी आप देखना एक्टिवा परचेस करने गया ये शोरूम पे, बोलेंगे 62,000 की है, ठीक है मैंने ले रहा, क्यों? उसने मुझे 60 का रेट दिया है। नहीं आप बैठो ना, बैठो, चाय ले रहे, बैठो बैठो साहब, ऐसा नहीं है, मैं साहब को बुलाता हूं, ये बोल रहा उधर 60 में दे रहे, नहीं हम लोग एक 61 लगा देंगे, नहीं साहब वो 60 में दे रहे उसको, चल फाइनल कर, चल ये निकाल रहा एक्टिवा दे इसको। ये कंपटीशन है। अभी यहां में मान लो सारा एक्टिवा ने क्या डिसाइड कर ले, 62 से नीचे कभी भगवान भी तो नहीं देंगे। तो कंपटीशन जो किलिंग कंपटीशन खत्म हो गया। ऐसा अगर किसी ने जुगाड़ किया और सीसीआई को मालूम हुआ कि इतना इज्जत में फाइन देगा ना, और रिट्रोस्पेक्टिव लगा दे वो, समझो अगर अभी तुम्हारा नजर में है, बोलते कार्टेल कितने सालों से? बोले 3 साल से। कितना कमाया रहे 3 साल में? लगाओ। और जो फाइन होंगे अलग, और जो पैसा नहीं दिया ना उसका इंटरेस्ट अलग। एकदम ऐसा बजाएंगे ना, फिर से कार्टेल करेंगे नहीं आप। पर प्रॉब्लम क्या है, ये लोग बड़े बड़े जायंट्स होते हैं ना, इनके खिलाफ लड़ना, ये करना, वो सीसीआई में प्रूव होना चाहिए नो दैट। पर ये ऐसा होता है, देखो ना पेनल्टी कितना देगी, देखो 151 करोड़ दिया इसको जेट एयरवेज को, कितना पेनल्टी दे दी ये सीसीआई। और ये हर रोज सीसीआई का कुछ ना कुछ जजमेंट आते रहता है। कहां से जाऊंगा भाई?
अब पढ़ो ध्यान से क्या लिख रहा है, ये पूरा पढ़ना। सीसीआई का जजमेंट है। डीएलएफ जानते हो ना, डीएलएफ क्या लिखा देखो ये। वो बोल रहा तो इज्जत से एंटी कॉम्पिटिटिव जो कर रहा ना वो इज्जत से बंद कर दे। अगर तूने नहीं किया ना बंद तो तुझे बजाएंगे। देखो ना, द लेटेस्ट ऑर्डर हैज कम आफ्टर द डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेंट्स दैट डीएलएफ इंडल्ज इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस विथ रिगार्ड टू सर्टेन प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव हरियाणा। जो भी किया होगा इसने तो क्या बोलेंगे इसको, ये बंद कर दे। अब तूने नहीं किया ना तो देख लेना। आपको मालूम है इन्होंने क्या किया था, ये जो सारी सीमेंट वाली कंपनी इन्होंने क्या किया था, एक बार बिड रिगिंग किया था। बिड रिगिंग, बिड रिगिंग सुनता है क्या? अब जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, देखो कैसा भारी काम किया इन्होंने। मैं आपको केस दिखाता हूं शायद। इन्होंने क्या किया वो मैं दिखाता हूं, लाइव रियल लाइफ दिखाता हूं, पूरा पहले सुनने के लिए। इन्होंने क्या किया, ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को सीमेंट परचेस करना था। तब क्या करा है इन्होंने, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मुझे कोटेशन दो, तो उसी दिन पहले रात के दिन चारों लोगों ने क्या किया, जितने सीमेंट के बड़े बड़े जायंट है ना, बिरला, अंबुजा, सब साथ में बैठे, बोले कोई भी बिडिंग नहीं लगाएगा और अगर लगाना है तो मैं अकेला लगाऊंगा, बाद में चारों बांट लेंगे। समझे? अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सस्ते में परचेस करेंगे ना, जिससे भी पैसे, मतलब ये बिरला सीमेंट है और ये अंबुजा है और ये कौन, कुछ भी नाम बोलो, एसीसी, और क्या है, बांगर, और सारी सीमेंट की कंपनी है, अलग टाइप की कंपनी है। अब उसमें क्या होगा, इन्होंने डिसाइड कर लिया, अब वैसे सबके अलग अलग रेट होते तो उससे ही परचेस करते जो सस्ते में। अगर ये मिले नहीं होते, अब इनका जुगाड़ है, पूरा जुगाड़, इन्होंने बोला सब लोग कोट करेंगे और सबके रेट 200 रुपए कर देंगे, और उन्होंने पूरा प्लानिंग के साथ में 200 रुपए कर दिया। जबकि अगर ये अकेले में करते तो एक 160 करता, एक 165 करता, एक 150 करता, 145 करता। इन्होंने, किसी ने कुछ नहीं किया, पूरा चारों ने डिसाइड कर लिया कि हम ये करेंगे। अब गवर्नमेंट जिसको भी देगा, देने तो बांट लेंगे। इसको बोलते बिड रिगिंग। ये क्या कर रहे हैं, ये जो कार्टेल कर रहे हैं, ये कंपटीशन है कि एंटी कंपटीशन है? इट इज हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स। ये कंपटीशन नहीं है, ये क्या हो गए, पूरा मिलन हो गया ये तो। ये कस्टमर, अभी यहां पे कस्टमर कौन है, गवर्नमेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट परचेस करने वाला था तो कस्टमर को लूट लिया आपने। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं। आपको मैं और एक दो चीजें दिखाना चाहूंगा। ये बढ़ो, आए दिन ऐसे नोटिस निकलती है, आए दिन। ये कॉम्बिनेशन के बारे में जो मैं पढ़ाऊंगा, क्या करते मालूम क्या, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ कोई कंपनी एक्वायर करी, समझ के लो, यहां पे क्या किस्सा है, अगर सपोज दो कंपनियां एक्वायर हो रही, मर्ज हो रही, मर्ज, तो उनकी पावर बहुत नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत पावरफुल हो जाएगा तो वो पब्लिक को लूटेगा। नहीं समझा, वापस से बोलते। मान लो कि इंडिया में कोक और पेप्सी दोनों साथ में आ गए, तो क्या होगा, खत्म ना, फिर क्या खत्म, दो ही चीजें चलती, एक कोक चलता है ना तो पेप्सी, सारे प्रोडक्ट उनके दोनों के, अगर दोनों अगर साथ में आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यही कोक की बॉटल जो 20 में मिल रही थी और यही पेप्सी 20 जो भी था वो 40 में बिकेगी। आज कैसा है, कोको क्या लगता है पेप्सी कम कर देगा और पेप्सी को लगता है कोक रेट कम कर देगा, तो आज क्या करते हैं, उसने 20 के 19 करता है, ये 19 के 18 करता है। हम चाहते हैं ऐसा हो। अब मान ली दोनों ने अभी साथ में मर्जर कर लिया और वो इतने महाशक्ति बाहुबली बन गए, महाशक्तिमान बन गए, बाहुबली 3 बन गए, देवसेना बन गए, सब बन गए। अब बताओ
इतनी पावरफुल बनेंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, दे मे टेक वॉट एवर एक्शन दे वॉन्ट, ऐसा नहीं होने देंगे। अगर इसीलिए आज के में जो बड़ा मर्जर होता है ना, तो सिर्फ मर्जर और एक्विजिशन में आपको एनसीएलटी का परमिशन नहीं लगता, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ सीसीआई एज वेल, क्योंकि सीसीआई को लगता है इट इज हैविंग, ये दोनों साथ में आके अब मार्केट को हिलाएंगे, मार्केट को बर्बाद करेंगे। अगर ऐसा अगर वो सीसीआई को लग गया तो सीसीआई ये अमलगमेशन होने नहीं देगी। मतलब सोचो, एनसीएलटी को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कंपनी को प्रॉब्लम नहीं है, पर सीसीआई को गलती से लगा कि ये अगर हुआ तो इनके ऊपर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा, तो होने नहीं देंगे उसको। ये बहुत एकदम रियल लाइफ वाला काम चल रहा है, यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कुछ भी छपरी कुछ भी है, होता है। अब बताओ ये क्यों पता होना चाहिए किसी कंपनीज एक्ट को पढ़ने वाले को? हम लोग तो ऑडिटर है ना, तो हमने कंपनीज एक्ट को पढ़ा बिकॉज यूजफुल है, पर कोई भी इंसान जो कंपनी चला रहा है तो उसको तो ये भी तो काम पड़ेगा ना कभी कभी। जब भी वो कुछ एग्रीमेंट करेगा, जब भी वो कुछ कार्टेल, अगर मान लो कॉम्पिटिशन एक्ट ही पता नहीं है और वो कार्टेल में इन्वॉल्व हो गया, लग गया उसके, जोरों का पनिशमेंट हो गया उसको। समझ आ रहा है? लाइक दैट। अब देखना यहां पे क्या लिखा हुआ है, कितने करोड़ का पेनल्टी दी इसने? पेनल्टी ऑफ 207 करोड़ रुपया। कौन से? 7 सीमेंट फर्म्स। देखो सीमेंट फर्म का नाम पढ़ो, कौन से जानते हैं आप इसमें से? सारे लोग की तो ऐड आती होगी, अल्ट्राटेक आता है, जयप्रकाश ने सुना, जेके सीमेंट सुना है, एसीसी, जेके लक्ष्मी, ठीक है, उनका फाइन देखा आपने, सब ठीक है ना। अब देखना क्या गंदा काम किया उन्होंने, अब यहां से पढ़ लेना, द ऑर्डर से पढ़ना क्या लिखा है, क्या गंदा काम किया आपको समझ में आएगा। इंग्लिश समझते तो समझ जाएगा। इट वॉज एलिज्ड दैट सीमेंट मेकर्स formed a cartel and quoted higher bid prices. समझा? CCI had ordered a detailed probe in 2014. समझा क्या लिखा है? क्या किया इन्होंने? हरियाणा गवर्नमेंट को इन्होंने जबरदस्ती का लूटा ही ना। अगर तुम इंडिविजुअली अगर भेजते तो 140 150 का भेजते, सब साथ में मिलकर 200 का भेज दिए। क्या लिखा है? द बिड रिगिंग वाज फ्रॉम द कोटिंग ऑफ अनयूजुअल हायर रेट्स इन द इम्पॉइंट टेंडर। टेंडर तो क्या है, सब सेटिंग करके टेंडर डाल दिए। एंड डिटरमाइनिंग डिफरेंट बेसिक प्राइसेस फॉर सप्लाई ऑफ सीमेंट एंड द सेम डेस्टिनेशन अमंग अदर्स। समझ गया होगा, राइट? ऐसा ही होता है। वैसे तो इसके साथ में भी हुआ था, वो भी बताता। ये जो भी है, ये आपने कभी सुना होगा टायर वाले के बारे में? टायर्स की कंपनीज होती है ना, वो भी 4-5 टायर ही बहुत फेमस है इंडिया में। वो टायर वाले भी ऐसे ही करते। कब तक लड़ेंगे ना कंपटीशन में, सब मरते। कंपटीशन में जो व्यापारी है, जो दुकानदार, वो मरता है बहुत, मजे कौन लेते हैं बताओ? इतना सारा कंपटीशन सीए के फील्ड में बढ़ा है, मजे कौन ले रहे हैं? बोलो ना, शर्मा मत बोलो, ऐसी है। दोस्तों इस तरह से कंपटीशन अगर सीए कोचिंग में भी बढ़ा है, क्या आपको नहीं लगता इस कंपटीशन का फायदा हर कोई बच्चे को मिल रहा है? यहां पे बैठे सारे छात्र और छात्रा है, क्या आपको नहीं लगता आपने कंपटीशन का फायदा उठाया है? हम यही चाहते हैं और भारत सरकार और सीसीआई भी यही चाहता है, कंपटीशन की आग लगे, जितनी कंपटीशन होना चाहिए होने दो, और हर आम आदमी को फायदा होने दो, लड़ने दो इनको, वो घाटे में जाए परवाह नहीं, बर्बाद होने दो व्यापारियों को। मतलब ये दिस एक्ट इज डेवलप्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, नॉट डेवलप्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट द क्या बोलते हैं शॉपकीपर्स, और नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस। समझ में आ रहे हैं? एक एक्ट हुआ करता था पहले जो कहता था मोनोपोली अलाउड ही नहीं है। एक एक्ट हुआ था पहले जिसका नाम था एमआरटीपी एक्ट। मतलब ये एक्ट अगर ये किसका 1969 में ऐसी चीजों को रोकने के लिए एक्ट आया था, कंपटीशन होना चाहिए इसलिए। पर ये बड़ा ही वाहियात टाइप का था। उसमें क्या लिखा था उन्होंने? फॉर प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली नहीं चाहिए उसको। इस एक्ट में कहीं भी मैंने लिखा कि मोनोपोली नहीं चाहिए, यहां लिखा है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस नहीं चाहिए। दोनों का फर्क समझ, ये डायरेक्ट दोनों के बीच का डिफरेंस है। वो कहता था कि कंपटीशन हो अच्छी बात है, वो कहता मोनोपोली चाहिए ही नहीं। मोनोपोली क्यों नहीं चाहिए? बस मोनोपोलीज नहीं। मोनोपोली समझता है एक आदमी का ही अकेले का माल बिक रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जैसे आज एग्जांपल भारत में आईआरसीटीसी का मोनोपोली है, पर क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर है, पर ऐसा वो बोलता कि मोनोपोली होना अलाउड ही नहीं।
2002 बोला ऐसा नहीं है। कोई इंसान का अगर मोनोपोली है, उसने मेहनत की इसलिए उसका मोनोपोली है। मोनोपोली का हक कैसे छीन सकते हो? मतलब कोई इंसान अगर मान लो सच में अच्छा है और सारे कस्टमर उससे परचेज करते, उसका गुनाह है क्या वो? बोले मोनोपोली चलेगी नहीं। मतलब जिसका मोनोपोली, जिसका गुड्स अच्छा है, आपने अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसको सजा। बोले नहीं, मोनोपोली चलेंगे ही नहीं। मतलब मेरा मोनोपोली तो मैंने मेरे 2-3 कॉम्पिटिटर्स और खड़े करना चाहिए, तुम भी बेचो, तुम भी थोड़ा थोड़ा बेचो। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, जिस इंसान का मोनोपोली, इसका मतलब उसमें टैलेंट है ना। माइक्रोसॉफ्ट का आज भारत में आपको पता नहीं डोमिनेंस है विश्व में, फॉरगेट अबाउट भारत, विश्व में डोमिनेंस है। एमआरटीपी कहता था डोमिनेंस अलाउड ही नहीं। आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है आज भारत में। विंडो, आपके पास जितने लोग इसमें लैपटॉप विंडो के अलावा कुछ यूज करते हो? आप कुछ आता भी है? आईओएस अगर देंगे एप्पल तो आपको यूज भी नहीं करते हैं, बराबर है कि नहीं? मुझे भी नहीं आएगा। हम लोग जब से पैदा हुए, जब से लैपटॉप समझा, एक ही चीज समझी है, विंडोज, राइट? मतलब चाहे डेल हो, चाहे एचपी हो, चाहे एसर हो, कोई भी लैपटॉप है उसके अंदर विंडो आएगा और हमें उसकी आदत से लगती है। ये उसका अपना एक डोमिनेंस है। पुराने एक्ट ने कहा आपका डोमिनेंस नहीं चलेगा। नया एक्ट बोलता डोमिनेंस होना चाहिए, पर डोमिनेंस शुड नॉट बी मिसयूज्ड, देयर शुड नॉट बी अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। तुम्हारी सत्ता का, तुम्हारे वर्चस्व का तुमने मिसयूज नहीं करना चाहिए। सत्ता है, प्रॉब्लम नहीं है, पर सत्ता का मिसयूज जिस दिन विंडो अपने इस मोनोपोली का मिसयूज करेगा, बोलेगा नहीं, विंडो अचानक से उसने अपना सप्लाई बंद कर दिया। इमेजिन करो, विंडो ने सप्लाई बंद कर दिया, अब क्या होगा मार्केट में? जितना वो चाहता था कि जो 9,000 का विंडो है वो 20,000 में बिके, क्या करेगा वो? सिंपल करेगा ना, शॉर्टेज है, नहीं है। जब शॉर्टेज कोई चीज का आता है ना भारत में, तो उसका दाम दुगना हो जाता है। और ऐसा अगर उसने ग्रैंड मस्ती करी, किसने? नहीं, हमें तुम्हारे डोमिनेंस से प्रॉब्लम नहीं है, तुमने डोमिनेंस किया हो, प्रॉब्लम नहीं। डोमिनेंस का मिसयूज माज नहीं करने का। तुम बड़े हैं ना, अच्छी बात है, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, पर बड़प्पन का मिसयूज मत करिए। जो गरीब है लूटो मत। अब जैसे कि विंडो 9,000 का है, प्रैक्टिकली 9,000 का होना चाहिए, तुम 9,000 में बेचो ना, 9.5 में बेचो। पर तुम क्या कर रहे हो? अपना मोनोपोली, मतलब कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। विंडो दिया, पर विंडो के साथ में कोई ड्राइवर्स ही नहीं दिए, फिर कोई कंप्लेन करने का तो बोले नहीं ऐसा ही आएगा। ये माज है, कंपटीशन नहीं है। हम चाहते हैं डोमिनेंस बने ना तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है, तुमने मेहनत की है बिल गेट्स, तुम बहुत आगे जाओ। वर्ल्ड का नंबर 1 का आदमी है रिचेस्ट पर्सन में, $87.4 बिलियन उसकी नेटवर्थ है। 87.4 समझता है कितना होता है? क्या बोल रहा हूं मैं? बिलियन डॉलर्स। हमारे पास हिसाब भी नहीं हो सकता उसका, शरद पवार से भी बहुत ज्यादा। भारत के जो नंबर 1 के प्लेयर है जिसका नाम है मुकेश अंबानी, उनकी जो नेटवर्थ है वो 32 बिलियन से ज्यादा नहीं। वो बोलते इंडिया का रिचेस्ट आदमी मुकेश अंबानी, समझा? और वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी उससे 3 टाइम्स बड़ा है। भाई वो आदमी का डोमिनेंस है ना, इसलिए तो इतना बड़ा आदमी बना है। अरे एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल के अलावा चलता क्या है? विंडो के अलावा क्या चलता है? कुछ नहीं चलता है। हमें उनके किससे प्रॉब्लम नहीं है। डोमिनेंस करो ना, बिंदास करो, और करेंगे 100%। भगवान करे तुम्हारा हो जाए। इधर नहीं आने का, मस्ती नहीं करने का, समझा क्या? ऐसा ही हुआ एक बार, क्या हुआ मालूम क्या? एक मूवी रिलीज हुई थी, जब तक है जान, और उसी दिन पे रिलीज हुई थी क्या नाम उसका, सन ऑफ सरदार। पता नहीं, आप छोटे होंगे उस समय में। जब तक जान देखी है आपने? कैटरीना कैफ थी, शाहरुख भाई थे उसमें, और इधर आपके अजय देवगन साहब थे। अब क्या हुआ इसमें, एक यशराज की फिल्म थी वो, जब तक जान, और सन ऑफ सरदार यशराज का नहीं था। तो ठीक इस मूवी से पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम है एक था टाइगर। अब सलमान खान की मूवी है और वो मूवी ईद पे थी, और वो कैसी भी रहेंगी चलेंगी, वाहियात भी रहेंगी चलेंगी, अच्छी भी रहेंगी चलेंगी, क्योंकि सलमान है। अब इन्होंने क्या कंडीशन रखी, अगर आपको जब तक, अगर आपको ये चाहिए एक था टाइगर, अब दोनों भी मूवी एक यशराज की है, एक सलमान खान की। और क्या बोला थिएटर वालों को? वो बोले हम जब तक ये जान नहीं चलाएंगे, हम सन ऑफ सरदार चलाएंगे। एक था टाइगर चाहिए नहीं क्या? चाहिए।
तो एक था टाइगर चलाया ना, अभी लिख के दो हमको, क्या कि तुम जब तक ही जान चलाएंगे। बोले नहीं लिखे तो फिर नहीं देंगे एक था टाइगर। बोले फिर दे दो, और कंडीशन ये भी कर दी कि तुम सन ऑफ सरदार नहीं चलाएंगे। सोचो ना कितना वाहियात टाइप का एग्रीमेंट है। इसका मतलब इट इज हैविंग गुड इंपैक्ट और बैड इंपैक्ट ऑन द कंपटीशन। सन ऑफ सरदार सोचिए थिएटर में थी नहीं, बहुत कम थिएटर में। अजय देवगन आया ना आज तक पे है, बोले मेरे साथ में गलत हो रहा है इंडस्ट्री में। मेरे थिएटर, मेरे मूवी जैसी भी हो, स्क्रीन पे तो थिएटर में अवेलेबिलिटी तो होना चाहिए। अगर मान लो कोई इंसान बोल रहा है सन ऑफ सरदार की टिकट दो, वो बोल रहा है यहां नहीं है मूवी, तो बोल रहे फिर कौन सी है, एक वो जब तक दे दो फिर। मतलब मैं घर से डिसाइड करके गया सन ऑफ सरदार, जाके शाहरुख खान की घटिया मूवी देख रहा। सुनो एक बार, तो अगर ये क्या, डोंट थिंक सच एग्रीमेंट इज क्रिएटिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन, इजंट इट? ऐसा एग्रीमेंट नहीं चलेगा। यशराज को फाइन लग सकती थी, पर अजय देवगन भी हौला है और उसका लॉयर भी हौला है। तो लॉयर क्या बोलता है सीसीआई को जाके, बोला माय लॉर्ड अजय भाई के साथ गलत हुआ, आंखों में देख, इतनी मेहनत की, नाकामयाब साबित। सीजन मुझे क्या हुआ भाई, आप देखिए मूवी चलती तब जब वो रिलीज होकर सारे थिएटर पे लगती, फ्लॉप करवा, रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई। थिएटर में लगी ना, एक जब तक ये जान 4,500 स्क्रीन पे चालू है, और इसके हौले की मूवी 1200 स्क्रीन पे भी चालू नहीं। कौन लगा रहे, अलका मंगला ऐसी जगह पे चालू, और मल्टीप्लेक्स वाले तो लगा रहे भी नहीं। अब मुझे बताओ तो मूवी चलेगी है, अब बहुत रोया हूं, माय लॉर्ड मुझे इंसाफ चाहिए। बोले क्या हुआ, बोले ऐसा हुआ, यशराज अपने डोमिनेंस का फायदा ले रहा है। क्या ले रहा है, बोल रहा है डोमिनेंस का फायदा ले रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है? नहीं लॉयर बोल रहा, हौला देखो डोमिनेंस का फायदा हो रहा है। शीशे बोला डोमिनेंस किसका, यशराज का? किसने कहा यशराज का डोमिनेंस है? बोले फिर बहुत सालों से है वो। अब देखो बहुत बैनर से मूवीज के, यशराज है, रेड चिली, दुनिया के बैनर से, एकता कपूर का बैनर आता है अलग, अरे वो एक संजय लीला भंसाली का आता है अलग, हर एक का तो वो अपने, इसके सलमान खान का भी अपना एक बैनर है। अरे कितने बैनर है, धर्मा कर्मा सब है इधर। अब बताओ ये हौले लॉयर की वजह से केस हार गए। वो जज बोल रहा है देखो भाई डोमिनेंस होना गलत बात नहीं है, डोमिनेंस का मिसयूज करना चाहिए। बोले यहां पे मिसयूज हुआ है, पर ये कैसे प्रूव होंगे डोमिनेंस है? कौन कहता है यशराज का डोमिनेंस है? अगर तुम यहां पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो कहते तो मैं मान जाता, अगर मैं प्रोसेसर में इंटेल बोलते इंटेल तो मैं मान जाता। कौन कहता है यशराज? यशराज के लॉयर ने बराबर पकड़ा, साहब मिसयूज तो तब करेंगे ना जब हमारा डोमिनेंस है। कौन कहता है हमारा डोमिनेंस है? यशराज कल है ना है फर्क। और एक्चुअल में क्या फर्क पड़ता, कल चल मान लो यशराज की मूवी बंद हो गई तो क्या इंडस्ट्री हिल जाएगी क्या? कुछ जो मूवी आना आएंगी ना, यशराज का डोमिनेंस नहीं है। बाहुली ने क्या कंप्लेन किया वहां पे जाके? अगर वो ये बोलता कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हुआ है, इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने जो है एग्रीमेंट है जो इनका, ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, वो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है डोमिनेंस का फायदा उठाया। तो लॉ क्या बोलेंगे पहले तो ये प्रूव करके डोमिनेंस कैसे, डोमिनेंस किसको बोलते हैं? जो बलाढ्य हो, जो बाहुबली हो। वो बोल रहा मैं बाहुबली नहीं हूं, मैं चिल्लर आदमी हूं। यशराज फर्क क्या पड़ता है? यशराज की फिल्में आती है जैसे बाकी लोग की आती है। तो आपको अगर डोमिनेंस का मिसयूज वैसा प्रूव करना है तो पहले आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? डोमिनेंस प्रूव करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए हमें क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसको कहते हैं डोमिनेंस। जब आप बोलेंगे विंडो बंद क्यों नहीं अब तक, हमने कब कहा डोमिनेंस गलत है? जिस दिन ये मार्च करेगा, डोमिनेंस का फायदा उठाकर कुछ भी रेट बेचेगा, खराब प्रोडक्ट देगा, तो समझ जाना ये सीसीआई इसको अंदर ले लेगी। कितना, अरे कितना शेयर है उसका? 91% यार। यशराज का ऐसा नहीं था, यशराज का क्या था, गलत काम किया पर डोमिनेंस की वजह नहीं किया। अगर इसका लॉयर ये बोलता साहब ये काम आदमी जो है ना ये डोमिनेंस नहीं है पर ये गलत काम कर रहा है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, ये एग्रीमेंट की वजह से कंपटीशन बढ़ रही है कम हो रही? अरे बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है।
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ है, और आप इसको फील कर पाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लॉ पढ़ा रहा हूं, मतलब क्या ऐसा है कि आप इसको देख सकते हैं, अच्छा ऐसा होता है इसलिए ऐसे लॉ एक्ट आया हुआ। मतलब इस एक्ट आने के पीछे बहुत सारी वजह हैं। कंपटीशन भारत में होना चाहिए इसलिए इस एक्ट को लाया गया है। आप देख सकते हैं यहां पे पढ़िए इस एक्ट को क्यों लाया गया। सबसे फर्स्ट पॉइंट बताइए क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव्स है, नंबर 1 क्या लिखा है? समझ गया? एडवर्स इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए? एंश्योर व्हाट? ये सबसे बड़ी बात है। आज आप सभी लोग जानते हो अगर कंपटीशन एक्ट नहीं होता तो भारत के बाहर के फैकल्टी जो वर्चुअल के माध्यम से पूना में आए हुए हैं उनकी क्लासेस पूना में नहीं चलती, और आज जो मेरी क्लास भारत में चल रही है वो भी नहीं चलती। मान लीजिए मेरी क्लास दिल्ली में चल रही है, तो दिल्ली वाले क्या बोलता है? स्वप्निल पाटनी की क्लास नहीं चलेंगे यहां पे। क्यों नहीं? हमने डिसाइड कर लिया। ये एक्ट बोलता है इस तरह का नहीं चलेगा। कोई भी आदमी किसी भी जगह पे डेढ़ है जिसके अंदर दम है वो बिजनेस करेगा। कई लोगों के धंधे बर्बाद हो गए पूना में वर्चुअल क्लास की वजह से। कई फैकल्टी के जमाने में बहुत चलती थी, अब जीरो पे आ गई। किसकी वजह से? कंपटीशन एक्ट की वजह से। किन लोगों के बारे में बोल रहा हूं आपको समझ भी गया हो? बर्बाद हो गए, बर्बाद। धंधा बंद हो गया। क्यों? बराबर है ना? कंपटीशन एक्ट क्या बोल रहा है? फ्री ट्रेड होना चाहिए। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्टार्टिंग योर ब्रांच। देखो आपको अगर मान लो आपकी इच्छा हो रही है कि आपको दिल्ली में ब्रांच, अभी भी दिल्ली का आदमी नहीं बोल सकता तो पूना का पूना में जा, ऐसा नहीं है, किधर भी जाओ। अगर ऐसा होता तो फिर मेरी ब्रांचेस क्यों थी भारत में? मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं कहीं तेरे अंदर दम है ना तो तू आ पूना में, तो मुझे मत रोक करने से। ये है सही पॉइंट है। ठीक है, ये 4 बेसिक मुद्दे हैं जिसकी वजह से एक्ट आया, इसी को हमने पढ़ना है। आ जाओ बच्चों आगे बढ़ेंगे। बस एक्ट का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। या ओके ओके, नाउ चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट। अब देखते हैं इसकी एक एक चीज को समझेंगे। डेफिनेशन से मैं शुरुआत करता हूं। पेज नंबर कौन सा बताइए? 86 एग्रीमेंट जहां लिखा है वो कहां है? 87 पे देखना एग्रीमेंट लिखा हुआ है। अब ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इनकरेक्ट इन कंसर्ट। क्या लिखा देखना। सर एक बात बताओ, एग्रीमेंट क्यों पढ़ा रहे हो? अब बताओ क्यों पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या कहा, सीमेंट वाले कंपनियों में कार्टेल है। एक बार क्या हुआ, सीमेंट वाले कंपनी क्या बोल रहे हैं, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। शिष्या बोला तुम लोग तो रेट, तुमने जो बिड रिगिंग किया हुआ है, तुमने आपस में सेटिंग करके ही गवर्नमेंट को फंसा है। हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमने कुछ लिखा नहीं है, कुछ टाइम भी नहीं है। गवर्नमेंट कहती है तुमने एग्रीमेंट का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए था। एग्रीमेंट डज नॉट मीन इट शुड बी रिटर्न। क्या लिखा है वो देखो, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट। क्या लिखा है? समझा क्या? फॉर्मल भी चलेगा, इनफॉर्मल भी चलेगा, राइटिंग में हो ना। अरे तुमने अगर ओरली बात भी की होंगे ना तभी हम उसको एग्रीमेंट मानेंगे, वरना कल से क्या करेंगे लोग, सेटिंग करेंगे आपस में, बोलेंगे डो नॉट मेक एनी रिटर्न एग्रीमेंट, जो करना है वो करो। ये क्या कहता है, अगर आपके बीच में कोई राइटिंग एग्रीमेंट ना भी हो, सिर्फ ओरल अगर तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग भी होगी, तभी भी आपको इस एक्ट के तहत सजा होगी। वेदर और नॉट, वेदर और नॉट, ये सब इंटेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग। मतलब क्या समझे इसको, चाहे वो लीगल प्रोसीडिंग, लीगल एनफोर्समेंट समझता है, एनफोर्समेंट, स्टैम्प थप्पा लगा हो ना हो। एग्रीमेंट हम बोल रहे हैं राइटिंग में नहीं, ओरल भी रहा तो चलेगा, लीगली इन्फोर्सेबल हो ना। आपको लीगली इन्फोर्सेबल का और एक डेफिनेशन बताता हूं, अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है।
क्या समझे इसमें? A right or obligation is enforceable if a party obligated to an act can be forced or ordered to comply with the legal process. For example, मैंने आपको क्लास की आपकी फीस ली है और मैं क्लास पढ़ा ही नहीं रहा हूं, बोले नहीं, और आप बोले सर रिफंड दे दो, मैं रिफंड भी नहीं दे रहा हूं। अब आप जो चिट्ठी लेके जाओगे ना कोर्ट में, वो लीगली इन्फोर्स कर पाओगे कि नहीं? अरे बोलो ना। तो ऐसा लीगली इन्फोर्स वाला भी होगा तभी चलेगा, और लीगली इन्फोर्स्ड नहीं भी है, मान लो आपने 2000 रुपए दिए, रिसीट नहीं है आपके पास, समझा? क्या समझा? चिट्ठी नहीं है आपके पास में, फिर भी आप इसमें कवर कर सकते हो। अर्थात ये कहना है कि लीगली इन्फोर्स्ड हो, मतलब कि भले ही वो लॉ के दायरे के हिसाब से सही हो चाहे ना हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट। एग्जाम्पल और देखो, दारू जो है ना, दारू जो एक बिजनेस है, या फिर कोकेन है, या फिर जो उड़ता पंजाब वाला सारा काम है, ये सारी चीजों का कॉन्ट्रैक्टिव वॉइड एब इनिशियो है, वॉइडेबल नहीं है, वो वॉइड है, लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो चीज ही इलीगल है। तो वो बोल रहे अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर है जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं भी है, तभी भी कंपटीशन एक्ट के दायरे में आ सकता है। अर्थात आपको क्या लगता है देख के, इसका स्कोप बढ़ाने की कोशिश की है, कम करने की कोशिश की? मतलब कोई भी एरिया में चाहे लीगली इन्फोर्सेबल हो चाहे ना हो, चाहे राइटिंग हो या ना हो, चाहे फॉर्मल हो चाहे ना हो, किसी भी टाइप की चीजें हो, वो कंपटीशन एक्ट में आएगी। मतलब सीमेंट कार्टेल ने अगर बोलो ना क्या किया, सिर्फ बातें की, ओरली बातें की है, और गवर्नमेंट को डाउट है, तो फिर भी उनको कोर्ट में लिया जा सकता है। इज दैट फाइन? या आगे अब पढ़ना है, क्वेश्चन आया, आईसीआई एक क्वेश्चन पूछ रही, इसके ऊपर क्या लिखा है? ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल में पूछा हुआ। एन अंडरस्टैंडिंग हैज बीन रीच्ड अमंग द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट वालों की तो ऐसी वजह है ना, गूगल में भी डालेंगे तो कार्टेल पर तो सीमेंट ही आता है हमेशा। आईसीआई भी सीमेंट के ऊपर ही पूछ रहा है। कंट्रोल द प्राइस ऑफ सीमेंट बट द अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इन राइटिंग, लिखा नहीं है, एंड इज ऑल्सो नॉट इंटेंट टू बी इन्फोर्स बाय लीगल प्रोसीडिंग, और लीगल प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकती उसकी, कानूनन वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। एग्जामिन वेदर द अबव अंडरस्टैंडिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीमेंट, यस और नो, हाँ या ना? फिर भी हाँ। वो राइटिंग में नहीं है, फिर भी हाँ। वो लीगली इन्फोर्सेबल भी नहीं है, अंडरस्टूड बेबी? अगला सवाल वापस बोले। An arrangement has been made among the corn producer that the corn produced by them will not be sold to mills below certain price. अरे तुम लोग ने क्या समझ नहीं आ रहे हैं? बोलते हैं हम लोग जो देंगे इसी प्राइस पे देंगे, इससे कम में। The arrangement was in writing, but it was not intended to be enforced by legal proceeding. अरे यार आप ये समझो, चाहे राइटिंग में हो ना हो, लीगली एनफोर्सेबल हो, फॉर्मल हो, कोई भी टाइप का एग्रीमेंट हो, आगे बोलो प्लीज। क्या वो कंपटीशन के दायरे में जाके सीसीआई को बोल सकता है? सीसीआई नहीं बोलेगा, उनके बीच में राइटिंग में नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, सीसीआई करेगा, क्योंकि वो बोल रहा है फॉर्मल भी चलेगा, इनफॉर्मल, राइटिंग भी चलेगा, ओरल भी चलेगा। कार्टेल, अब बताओ बच्चों, कार्टेल हमने पढ़ा था बिड रिगिंग के बारे में। एवरीबॉडी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सीसीआई का ऑर्डर दिखाया था, जहां पे मैंने कहा 4 कंपनी ने मिलकर एक कार्टेल फॉर्म किया, जिस कार्टेल के तहत उन्होंने बीडिंग के रेट प्री डिसाइड कर लिए थे। बताओ बच्चों, कार्टेल का मतलब क्या होता है? कार्टेल इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप टू कंट्रोल प्राइस, कंट्रोल सप्लाई, कंट्रोल प्रोडक्शन। कुछ भी चीजें ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वो प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? सप्लाई के ऊपर। अब बताओ, एक सवाल है, आपने फर्टिलाइजर सुना होगा, फर्टिलाइजर। ये सारी कंपनियां क्या करती है? जानबूझ के प्रोडक्शन कंट्रोल करती है, ज्यादा नहीं करती। क्यों? ये यूरिया खत, ऐसा कभी सुना होगा? यूरिया वो सब सुना है, फर्टिलाइजर एंड ऑल दैट। क्या करते? जानबूझ के ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सब लोग मिला के, सारे कॉम्पिटिटर्स। क्यों? ज्यादा अवेलेबल हो गए तो फिर क्या है, फार्मर्स को आसानी से मिलेगा, तो इनका प्राइस कम हो जाएगा ना। जो चीज का सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगा। ये क्या कहते हैं? दे डोंट सप्लाई इन लॉट, व्हाट दे डू, दे रेस्ट्रिक्ट द सप्लाई। तो आपने आप क्या होगा, जो चीज की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी,
तो उसके रेट कम होंगे या ज्यादा होंगे? रेट कम नहीं फायदा उठाए। कार्टेल अच्छा नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो टायर का कार्टेल हो, चाहे एयरलाइन का कार्टेल बोला था ना अभी एग्जांपल, वो कार्गो के प्राइस जो बढ़ाया उन्होंने। अरे 10% तुम कार्गो का प्राइस कर रहे हो। अभी हम लोग ने सबने एक फैसला कर लिया फॉर एग्जांपल कि कोई भी क्लास की फीस 20,000 से कम नहीं रखेंगे। अभी 10,000 फीस है, 12,000 फीस है, मिनिमम प्राइस 20,000 प्लस जीएसटी 18%, जीएसटी 36%। नहीं, तुमको बढ़ाना है बढ़ाओ, मिनिमम प्राइस डिसाइड कर लिया 20,000, इससे कम नहीं देंगे। अब बच्चा बोलेगा उनकी क्लास में जाओ, कितना होगा, उधर भी फीस से कम नहीं है। अब कौन मर रहा है यहां पे? ऐसा अगर कार्टेल बन गया विच इज हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, ऑब्वियसली इट विल हैव एन किसके आज कैसा है, हम लोग के इसमें कार्टेल नहीं है। हम लोग करते प्राइस वॉर करते हैं। सारे सब्जेक्ट की फीस एक जैसी कहां है यहां पे? पूरे इंडिया में भी कार्टेल नहीं सीए कोचिंग का, कहीं पे भी नहीं, सब अपने अपने मर्जी से कुछ भी करते है गाइस। तो कार्टेल अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है। जिसके दो एग्जांपल दिए, लिखो एग्जांपल, सीमेंट कार्टेल, दूसरा कौन सा है? एयरलाइन कार्टेल, सीमेंट कार्टेल, दूसरा कौन सा बेटा? एयरलाइन है। भाई और बहनों, आपको पढ़ना होगा क्या लिखा है। कार्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ, अरे बोलो, प्रोड्यूसर, और कौन प्रोड्यूसर मतलब कौन? सीमेंट, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन किस किस के बारे? इट्स नॉट अबाउट द मैन्युफैक्चर, इट्स अबाउट द ट्रेडर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबने मिला के कुछ तभी। हु बाय एग्रीमेंट मतलब कौन सा? ओरल भी, राइटिंग में भी, लीगली एनफोर्सेबल भी, नहीं भी। अमंग देमसेल्फ, सीमेंट वालों ने तो यही किया था, लिमिट, ये तो फर्टिलाइजर वालों ने किया था, लिमिट सप्लाई कर दिया, कंट्रोल किया है, और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस। बोलो क्या प्राइस का किसने किया था? सीमेंट ने भी और एयरलाइन ने भी वही किया था। 20% वो कौन सा चार्ज बोलते हैं उसको? फ्यूल चार्जेस, प्राइस पे कंट्रोल किया। डिस्ट्रीब्यूशन पे माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल कर दिया, और ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ। समझा क्या बोल रहा है? हिंदी में बोलेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग कौन से, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे सेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चर, कोई भी साथ में क्या क्या बनाएंगे? विल फॉर्म अ ग्रुप। किसके लिए? ताकि वो किस पे कंट्रोल करे? प्रोडक्शन पे, प्राइस पे, सप्लाई पे, किसी पे भी कंट्रोल करे। राइट, आगे दुनिया में वैसे 4 टाइप के कार्टेल होते हैं। ये सारे कार्टेल्स का एग्जांपल है। प्राइस कार्टेल आपको एग्जांपल दिया मैंने बच्चों, कौन सा है? कोई बोल रहा नहीं। आपके बुक में कार्टेल के ऊपर कुछ और लिखा है क्या? कार्टेल का 2-3 लाइन ही लिखा हो ना, तो वैसे हो सकते हैं मार्केट कार्टेल भी होता है। आपने कभी सुना मार्केट कार्टेल? एक काम कर ले, सुन, तू बेचता है ना, मैं और तेरा अपना दोनों का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक काम कर, तू मेरे एरिया में मत आ, मैं तेरे में नहीं आऊंगा। तू नॉर्थ इंडिया का टीचर है क्या? तू उधर ही पढ़ा, और मैं साउथ इंडिया में, मैं इधर ही पढ़ा हूं। तू मेरे अड्डे में नहीं आने का, और मैं तेरे इलाके में नहीं आऊंगा। अब क्या होगा? तू मेरे यहां पे आएगा ना, तो मुझे फीस कम करना पड़ेगी, और मैं तेरे पे आऊंगा। तो एक काम करना, सेटिंग कर लेते, आधा इंडिया तेरा, आधा मेरा, खत्म, गेम ओवर। और तू भी 25,000 चार्ज कर, मैं भी करता हूं। इसको बोलते हैं कोटा काटना। फिक्स देयर मार्केट शेयर। क्या है ये? क्या है ये? नहीं समझा नहीं आपको क्या है मार्केट शेयर? एक काम करो, तो बेचेगा कोई भी। अभी क्या बोलेंगे, देख सुन, कंपटीशन में ना तेरा भला होगा ना मेरा। तू कितना बेचता है वैसे, तेरा मार्केट शेयर कितना है? अभी आपको जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, एयरलाइन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन चलता है? इंडिगो। कितना परसेंटेज चलता है इंडिगो का? अंदाजा कुछ? 36, 38, 40, 42। अभी प्रेजेंट शेयर उनका 42।
40 मतलब 100 हवाई जहाज उड़ती है, 42 इंडिगो की होती है और 58 छपरी सब है। टाटा एयर एशिया, विस्तारा, गो एयर, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, सब मिला के 60 में है। अब एक सवाल मेरा आपसे है, तो क्या करें अभी, क्या प्राइस वॉर होता है इनके बीच में, सब लफड़ा करते हैं ना। एक काम करो ना, फिर ये डिसाइड हो गया ना अपना अपना इतना शेयर है, अब एक काम करो, एक प्राइस डिसाइड कर लीजिए आप, पूना गोवा 10,000 रुपए की फ्लाइट, खत्म, गेम ओवर। और क्या हो जाएगा अगर मान लो 42% आज इंडिगो का है, जिस समय उसका 42% मार्केट शेयर हो गया ना, अब वो अपनी एयरलाइन लॉन्च करना बंद कर देगा। समझने की कोशिश करो, मतलब वो उतना ही बेचेगा जितना अभी। ऐसा अगर हो गया कि मुझे मेरा 42% मिलने ही वाला है, मुझे मेरा 42 मिलने वाला है, स्पाइस जेट का 12 मिलने वाला है, ऐसा पहले से डिसाइड कर लो, तो फिर कोई कंपटीशन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों कंपटीशन करेगा? उसको मालूम है उसको मिलने ही वाला है। समझ आ रहा है? मान लो ऐसा करते, एक काम करो, सबकी एयरलाइन बिकने दो, जो होगा, जिस दिन होगा 6% उसका खत्म हो जाएगा, वो 6% जिस दिन खत्म हुआ उसकी उसकी एयरलाइन उड़ना बंद हो जाएगी, फिर अगले साल और लॉन्च करेंगे। ऐसा प्रीडिसाइडेड करेंगे तो फिर तो सब खत्म ही हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। आज बताओ जियो क्यों लड़ रहा था? जियो का बोले नहीं, अब तो एक काम करो, जियो का अगर मान लो पहले से मार्केट डिसाइड हो गया है, मार्केट शेयर इतना ही रहेगा, तो जियो इतना फाइट क्यों करेगा? व्हाट जियो वांट्स द मोर। आज जियो का परसेंटेज कितना मार्केट में? जियो कितना होगा अंदाज तुम्हारे हिसाब से? 100% मार्केट है। तुम्हारे में से कितने लोग पास जियो है? जियो है कितने लोग पास में? 1 2 3 4, इतने लोग जियो यूज करते? आइडिया है? वोडाफोन, अच्छा, वोडाफोन और आइडिया पहले दोनों का शेयर, एक का 20 था, एक का 15 था, दोनों ने मर्जर कर लिए, ये होगा 36%। मतलब भारत के अंदर 100 करोड़ लोग मोबाइल यूज कर रहे होंगे, तो 36 करोड़ इन दोनों के। जियो आया था तब 3% पे था, वो जियो प्राइम वगैरह क्या क्या लाया उसने, फ्री देंगे वगैरह, अब वो 9% पे पहुंचा है। अभी भी वो आइडिया और वोडाफोन से 4 गुना छोटा है। पर जो भी है, ये 9% किसके खाए उसने? थोड़े एयरटेल के खा लिए, थोड़े वोडाफोन के लिए, सपोर्ट कर रहे हैं ना, इधर उधर जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये कंपटीशन है या नहीं है? ऐसा लगता नहीं कंपटीशन? वी आर एंजॉइंग द कंपटीशन, हमें तो बहुत मजा आ रही। भारत के सीए के छात्र ने जितनी मजा की हुई कंपटीशन में है, क्या क्या नहीं डाउनलोड किया बताओ। लोगों ने अगले 2-4 साल जो मूवीज देखना वो भी डाउनलोड कर लिया आज, रोज रात को एक डाउनलोड। और जो फोकट का डाउनलोड है ना, उसकी मजा ही कुछ अलग, पैसा नहीं लग रहा कुछ नहीं, और फोकट की चीज देखने में और भी मजा आती। क्या मजा है, क्या होगा जियो आने में? वी हैव एंजॉयड जियो लाइक एनीथिंग। हम तो बोलते हर साल नया जियो है। इनकी जितनी कंपटीशन होगी, आप मुझे बताओ, उतना कस्टमर मजे उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? किसी ने कहा जियो ने गलत काम किया है, कंपटीशन के हिसाब से गलत काम कर रहा है। हमने कहा बहुत अच्छा काम किया है। आप बताओ, कंपटीशन में एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कि अच्छा इफेक्ट हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा है। पर कॉम्पिटिटर्स ने कहा कि जो जियो है वो अपने डोमिनेंस का फायदा उठा रहा है, मतलब रिलायंस अपने डोमिनेंस का फायदा उठा के फोकट में दे रहा है। फोकट में? अब पहली बात तो ये प्रूव करना जरूरी कि उसका डोमिनेंस है। नहीं समझा? क्या पता जियो का डोमिनेंस है कि नहीं है? क्यों नहीं है? आपने बहुत बड़ी बात बोली आज, दिल्ली तक बहेगी बात। आपने जो बोला है ना, मुझे पसंद नहीं आया। आप बोल रहे हैं कि जियो ने क्या नहीं किया?
किसने कंप्लेन किया देखो एक बार हम क्या है वो पढ़ो ना क्या लिखा है. The decision of CCA comes on the complaint filed against leading players Bharti Airtel, Vodafone Idea and the industry body. The CCA said the telecom operators appeared to have entered into an agreement among themselves through the platform COAI to deny point of interconnect on internet connectivity to Reliance Jio. समझा क्या लिखा है? अब अब की बार हम लोग उल्टी बात करेंगे. अब रिलायंस जियो ने केस कर दिया है और रिलायंस जियो क्या बोल रहा है कि ये लोग जो है ये कार्टेल बना रहे हैं. आप जो कह रहे थे वो सही है ना. मतलब आप कह रहे थे कंपटीशन बढ़ रही है और ये कौन नहीं चाह रहा था. और उन्होंने क्या किया था देखो ना. इंटरनेट वर्क मतलब क्या है. अगर मान लो कोई जियो से आइडिया पे कॉल करेगा तो आइडिया पे कॉल लग रहा नहीं और आइडिया जियो पे कर रहे हैं तो लग रहा नहीं. इसका मतलब क्या हुआ. ये रिलायंस जियो को ये लोग साइड लाइन कर रहे थे और दे वर ट्राइंग टू किल द कॉम्पिटिशन. तो ये जो जियो ने जो कंप्लेन की थी वो सही की थी. मतलब ये लोग मुझे उल्टा मार रहे हैं. मैं नहीं मार रहा हूं इनको. और इन्होंने क्या कंप्लेन करी. ये डोमिनेंस यूज कर रहा है. किसने. दोनों ने भी केस फाइल करे ना. वो बोल रहे हैं डोमिनेंस यूज कर रहा है और ये इसका जो पैसा है ना जो रिलायंस इंडस्ट्री का. अब एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्री का ये एक छोटा सब्सिडरी जैसा है. इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और तब से पैसा लगाया मुकेश अंबानी ने इसमें. 4G जब दुनिया इंडिया में 3G चल रहा नहीं था तब जाके मुकेश अंबानी ने 4G के केबल्स डाले थे जिसको फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं. 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है उसके. अब इनके अगर रिलायंस जियो को बराबरी करना है इनको तो इनको 3 साल लगेंगे रिलायंस जियो जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए. जियो अभी नहीं आया है. जियो बहुत पहले का 2010 का है. 2017 तक तो सिर्फ वो रास्तों में केबल लड़ रहा था. तब सब नींद वो चैन की नींद सोए थे. मतलब किसको पता ही नहीं है क्या कर रहा है. उसने किसको बोला भी नहीं काय की केबल है क्या करेगा. ये जब आया तो बिग बैंग आया. अब ऐसा हो गया समझ रहा नहीं इसको रिप्लाई कैसे करे. बिकॉज अभी इसका इतना मार्केट का नेटवर्क है. हर कब्चे में 4G चल रहा है इसका और बाकी लोगों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. तो वो बोल रहे कि डोमिनेंस है ऑल दैट. आपको लगता है रिलायंस का डोमिनेंस है. ठीक है. वहां लिखा है देखो ना क्या लिखा है. In a standoff that made headlines last year, Reliance Jio had accused players of not providing sufficient network connectivity. पढ़ रहे हो क्या आप? अच्छा कैसे आपके लिए एकदम लेटेस्ट भी आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो इसको. समझा ना क्या लिखना है. आपको यही बोलना है ये तीनों चारों लोग कार्टेल बनाए एंड दे वर ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ नेटवर्क. अरे ऐसे एग्जाम्पल लिखेगा ना बहुत ऊपर जाएगा. कैसे मार्क्स देगा वो. रियल लाइफ एग्जाम्पल है. आपको उसको सुनने में मजा आएगा. उसने भी शायद से उसने भी नहीं सुना होगा.
आप सुना देना उसको, ये जियो के साथ में जो हुआ था, इट वॉज अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन इन इंडिया. रिलायंस वॉज ट्राइंग टू क्रिएट कॉम्पिटिशन, दे वर ट्राइंग टू किल द कॉम्पिटिशन. समझा? ऐसे देखना पड़ता. हो गया. क्या पढ़ेंगे हम अभी? क्या पढ़ेंगे हम अभी? ये पढ़ो. The orange producer of Nagpur have formed an association to control the production of oranges. अच्छा, ऑरेंज का सप्लाई नहीं कर रहे, सबने कार्टेल बना दिया. एग्जामिनिंग whether it will be considered as a cartel. Yes, it will be. क्या लिखा जरा देखो. Hence the association of oranges, orange producer will be considered as what? है ना? क्या कर रहे थे? They were trying to control what? और कार्टेल का मतलब ही क्या है कि कुछ ऐसे लोग साथ में आते हैं, दे फॉर्म अ ग्रुप एंड दे ट्राई टू कंट्रोल द सप्लाई. नेक्स्ट, दुनिया में गुड्स क्या होते हैं? कभी सुना है गुड्स का मतलब? गुड्स का मतलब होता है कि वो गुड्स एज डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 याद है? ये एक्ट की जो डेफिनेशन है गुड्स की वही रहेगी, गुड्स की डेफिनेशन वही रहेगी, पर साथ साथ में इनको भी साथ में इंक्लूड किया गया. अब इस सेल ऑफ गुड्स में क्या लिखा था? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन व्हाट? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. क्या है एक्शनेबल क्लेम्स? मीन्स अ क्लेम विच कैन बी एनफोर्स बाय लीगल एक्शन और अ सूट. एग्जाम्पल बुक डेट है ना? A book deed is not goods because it can only be assigned as per transfer of a property act but cannot be sold. तो एक्ट के मुताबिक क्या है? अगर मान लीजिए वो अदर देन क्या लिखा है? एक्शनेबल क्लेम्स है ना, जो मूवेबल है पर एक्शनेबल क्लेम्स नहीं, मनी नहीं. एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अगर आप सारी बातें देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एवरी काइंड ऑफ क्या लिखा है? हर कोई टाइप का मूवेबल, जैसे कि ये मूव हो रहा है, ये गुड्स है. ये पेन ड्राइव देखो ये मूव हो रहा है, ये सब गुड्स है. अदर देन एक्सटर्नल क्लेम्स मतलब जो बुक डेट है वो नहीं आएगा. एंड इंक्लूडिंग स्टॉक. स्टॉक मतलब क्या? जो मैंने यहां पे पढ़ा. अच्छा, ये क्यों जानना है गुड्स क्या रहता है? इसी का ही तो सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसी का तो सप्लाई कंट्रोल कर रहे हैं. अरे बोलो ना. हाँ, इसका आएगा ना. गुड्स पता तो होना चाहिए किसका कंपटीशन. जैसे सीमेंट इज अ गुड्स. अब पहले तो सीमेंट की बैग एक तरफ से दूसरी तरफ मूव होती है, और सीमेंट का ये रेस्ट्रिक्शन मतलब सीमेंट पहले तो चेक करना पड़ेगा गुड्स के डेफिनेशन में आता है कि नहीं. तो आता है ना. एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स. ग्रोइंग क्रॉप समझता है क्या? ग्रोइंग क्रॉप्स क्रॉप जो खेती में आना जाता है वो. एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल. ठीक है, वो जो धरती से लगकर जो चीजें होती है. इतना अंदर जाके क्या करेंगे? पर अगर आपको देखना है ये सब क्यों बताना है? क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट में ये भी बोलेंगे ना कि गुड्स ये चीज है. जैसे ऑरेंज का एग्जांपल लिया था अभी, तो ऑरेंज इज द पार्ट ऑफ गुड्स. इसीलिए ऑरेंज का अगर कुछ सप्लाई कंट्रोल हुआ है तो हम लोग सीसीआई के पास जा सकते हैं. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा लिखा है? प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड और माइंड. अब जो सिर्फ मूव होता है वही नहीं, जो सिर्फ जमीन में से आता वही नहीं, जो यहां पे लिखा ना जो जमीन में से आ रहा है. अरे जो जमीन में से आ रहा हो तो गुड्स है ही. आगे बोलो. अरे यार पतंजलि आपने क्या कर रहा है? पतंजलि का आजकल बहुत क्या होता है, कितनी चीजें पतंजलि प्रोड्यूस करता है आज, प्रोसेस करता है. प्रोसेस पतंजलि का सोप आता है, पतंजलि का शैम्पू आता है, पतंजलि का आटा आता है, पतंजलि का टूथपेस्ट आता है. ये सब प्रोसेस्ड होकर आता है. और माइंड मतलब कोल माइंस. तो अगर कोयले में भी अगर कोई प्राइस कंट्रोल कर रहा होगा, कोई कार्टेल बना रहा होगा, तो एक्ट उसको एप्लीकेबल हो जाएगा. डिबेंचर, स्टॉक एंड शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बिफोर अलॉटमेंट क्या रहता है फिर? अगर मान लीजिए किसी का आईपीओ निकला तो आपने क्या किया? उसको अप्लाई किया कि मुझे शेयर्स चाहिए. तब तक शेयर्स वो गुड्स नहीं है. जब वो आपने अप्लाई किया, आपको शेयर्स मिले, आपके अकाउंट में डीमैट में आए, तो तब समझ रहा डीमैट में आए मतलब गुड्स हो गए. नंबर तीसरी बात, इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाइड, डिस्ट्रीब्यूटेड और कंट्रोल इन इंडिया, गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया. इंपोर्टेड मतलब क्या है भाई?
मतलब सुनिए ना, अगर कोई इंसान सोनी का डीलर है, वो चाइना से टीवी इंपोर्ट करके करता है और पूरे इंडिया के सोनी टीवी पे कंट्रोल है उसका, और उसके ऊपर वो कंट्रोल करता है, उसका सप्लाई कंट्रोल करता है, उसकी प्राइस कंट्रोल करता है, तो क्या उसको भी हम लोग सीसीआई के अंडर में ले सकते हैं? हाँ। अरे आजकल बहुत लोग चाइना से खिलौने इंपोर्ट करते हैं यार, बहुत सारे लोग चाइना से क्या फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अकेला ही इंसान है उधर से आ रहा है, अकेला ही इंपोर्टर है, और वो क्या करता है, कुछ भी भाव बेचता है इंडिया में, तो हम लोग बोलेंगे इट इज हैविंग व्हाट अ बैड इंपैक्ट ऑन द कंपटीशन, तो वो आएगा इसमें। मतलब अगर आप यही मत बोलना जो भारत के सरजमी पे जो पैदा हुआ है, अरे पतंजलि इंडिया में है, जियो इंडिया में था, अंबुजा वो था, बिरला सीमेंट था, वो सब इंडिया के थे, वो तो आएंगे ही, पर वो भी आएगा जो इंपोर्ट किया हुआ है। अभी ये जो कौन सा फोन है, वीवो, आप मुझे बताओ क्या हो सकता है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट? सारे वीवो के डीलर्स ने डिसाइड कर लिए इसकी प्राइस कितनी, 25,000 है क्या, 30 में बेचेंगे। सारे डीलर्स ने कार्टेल बना लिया, वीवो के डीलर्स ने। चाइना से आता है फोन, चाइना मेड है, मालूम है आपको? वीवो इज अ चाइना मेड कंपनी, और इन्होंने सबने इंडिया में इसके आजकल वीवो ओप्पो के एड्स तो आप देखते होंगे हर जगह पे। इन्होंने सारे डीलर्स ने बोल दिया कि 30,000 से कम हम बेचेंगे नहीं, कंपटीशन को खत्म कर दिया। बोल दो आगे, तो क्या एडवर्स इफेक्ट है क्या? नहीं है। तो मतलब वो भी चीज जो इंडिया में इंपोर्ट की हुई, लाइक वीवो, लाइक ओप्पो, उसको भी आपको क्या करना, एग्जाम्पल लिखेंगे आप सबके, देखो ना, प्रोसेस के एग्जाम्पल लिखिए पतंजलि, और डिबेंचर स्टॉक तो पता ही है वो क्या है, और इंपोर्टेड का एग्जाम्पल लिख दो, वीवो, ओप्पो। हुआ? समझा नहीं क्या चल रहा है? यहां पे लिखा आपने इंपोर्टेड के में, वीवो, ओप्पो। क्या लिखा पढ़ो? एबीसी लिमिटेड आईपीओ of certain number of equity shares, examine whether this shares can be considered as goods. बोलो कब? IPO ला IPO. Hence, debenture shares can be considered goods within the meaning of this only after allotment and not before. मतलब IPO लाया है सिर्फ, तो ये कंपटीशन नहीं है, I mean, ये गुड्स नहीं है। और अगर ये जब अप्लाई करेंगे, अब जैसे अभी हाल ही में डीमार्ट का आया था, डीमार्ट याद, डीमार्ट का अभी आईपीओ आया था, कुछ याद है? ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, बहुत सालों बाद आईपीओ आया जो सक्सेसफुल हुआ। लोगों ने एक था तो लोगों ने 10 अप्लाई करे, जब अप्लाई करे तब वो गुड्स नहीं है, जब वो दे देंगे लोगों के डीमार्ट में चले जाएंगे, नाउ इट इज बिकमिंग व्हाट, गुड्स। अगला पॉइंट, सर ये क्यों पढ़ना है डेफिनेशंस? बहुत इजी है, आपको बताओ क्यों, वाई वी आर रीडिंग डेफिनेशंस? डेफिनेशंस पढ़ना जरूरी है, क्यों? हमने क्या बोला, एनीथिंग विच इज हैविंग, अगर मान लो कंज्यूमर क्या है तो लिखा था, कॉम्पिटिशन एक्ट इज देयर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, यू शुड नो व्हाट इज हु इज कंज्यूमर। सुनो ना, बगैर देखे बताओ, मैं ओला कैब्स में बैठा हूं, ओला कैब्स, और मैं गया रास्ते में, उसने रास्ते में उतार दिया। अब मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था, मैंने कहा पूरा छोड़ दे भाई, बोले नहीं साहब अब मेरा मूड नहीं कर रहा। मैंने कहा सवेरे के 4 बज रही, मेरा 5 बजे फ्लाइट, तो छोड़, इच्छा नहीं हो रही, अब सोता हूं मैं। अरे थोड़ा बाकी छोड़ दे, अब बस अब उतर जाओ यहां से, उतार दिया मुझे, मैं बहुत रोया। हाँ। अब बताओ क्या मेरे साथ गलत हुआ है? पैसे नहीं दिए मैंने उसके, क्या मैं कंज्यूमर हूं? कैसे कंज्यूमर हूं? आई हैव नॉट पेड, पैसे नहीं दिए मैंने उसके, मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया तो एयरपोर्ट पे छोड़ो, मैं पैसे दे दूंगा देखो जितना भी बिल आएगा। और जनरली ओला में तो ऐसे तो बिल जाते हैं वहां पे, जब वो बिल आएगा तब हम देंगे, बिल आया नहीं था,
यहां पे क्या लिखा देखना, अभी पढ़ के बताना मैं कंज्यूमर हूं क्या नहीं। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर्स एनी सर्विस। मतलब सर्विस को मतलब आईसीआईसीआई बैंक का मैं सर्विस ले रहा हूं या डीटीडीसी का मैं सर्विस भी ले रहा हूं, तभी भी मैं कंज्यूमर हूं। या फिर मैं पतंजलि के प्रोडक्ट बाय भी कर रहा हूं, बाबा का एक आता है आंवला, क्या आता है आंवला, आंवला जूस, आंवला कैंडी, अच्छा वो भी आता है। बाबा का बहुत कुछ आता है, आंवला जूस आता है, टूथपेस्ट आता है। और मैंने आंवला जूस लिए स्वास्थ्य के लिए। और अब बताओ ये आंवला जूस खराब निकला, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, बहुत खराब हो, बताओ मैं कंज्यूमर हूं? हाँ, मैंने कुरियर भेजा था डीटीडीसी से, वो आज तक पहुंचा नहीं, क्या मैं कंज्यूमर हूं? हु हैज बीन पेड, पेड वाले तो कंज्यूमर आएंगे ही, पर जो प्रॉमिस्ड टू पे है, तू मुझे वहां छोड़ दे, ए ओला वहां छोड़, मैं वहां पे पैसे दूंगा, समझा क्या? प्रॉमिस टू पे, यू सेंड मी द गुड्स, आई चेक द क्वालिटी, देन आई मेक द पेमेंट। फिर भी मैं कंज्यूमर हूं। तो सोचो ना, ओला कैब्स को मैंने पैसे नहीं दिए, क्या फिर भी मैं सीसीआई की मदद लेके जा सकता हूं? पार्टली पेड, जैसे गाड़ियां होती है आजकल, गाड़ियां, क्या गाड़ियां, कभी कभी इंस्टॉलमेंट में आती चीजें यार, डेफर्ड पेमेंट में आती है, जरा पढ़िए। मुझे आपको डेफर्ड पेमेंट दिखाना है। देखो क्या लिखा डेफर्ड पेमेंट का मतलब, अच्छे से पढ़ना। मतलब पैसा पे नहीं किया है, पैसा फ्यूचर में दूंगा। अरे गाड़ियां इंस्टॉलमेंट में लेते यार अपन, गाड़ी लेके आ जाओ, वो बोलते ना 1,000 रुपए तो गाड़ी लेके जाओ, बाद में भरते बैठो हफ्ते। तो गाड़ी अगर मान लो वो गाड़ी लिया और 1,000 रुपए दिया था पर गाड़ी खराब निकली, वो बोलेंगे जब तक तू पूरे पैसे नहीं पे करेगा तब तक कंप्लेन, 1,000 रुपए का दिया भी है, फिर भी आई एम ए कस्टमर, ऑल्दो आई हैव नॉट पेड फुल, स्टिल आई एम ए कस्टमर। समझा क्या? अंडरस्टूड गाइस? समझा या नहीं? ठीक है, क्या करना है आपको? ब्रेक लेना है? कितना मजा है मुझे पूछ के। चलो 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट देना मुझे, इतना पढ़ाता हूं, ठीक है ना? अपने आप को 2 मिनट संभालिए, 2 मिनट संभल जाएंगे या नहीं? कंज्यूमर इंक्लूड्स, क्या लिखा है यहां पे? लिखा है एनी लॉफुल यूजर ऑफ सच गुड्स, गुड्स 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 गुड्स, एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज। सर दोनों में फर्क क्या है? ये गुड्स के बारे में है और ये किसके बारे में है? सर्विसेज के बारे में। समझा क्या गाइस? अब वो भी विद सच पर्सन बाइज गुड्स फॉर, अब जैसे वीवो फोन लिया मैंने, मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर, तभी भी मैं कस्टमर। फिर मैंने इसको परचेस किया ताकि मैं किसी को रीसेल करूं, फिर भी मैं कस्टमर। तीसरी बात, मैं इसको कमर्शियल पर्पस के लिए लिया, फॉर एग्जाम्पल व्हाट कमर्शियल पर्पस, कुछ भी, आई मीन कमर्शियल पर्पस तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पर्सनल के लिए, मैंने अपने ऑफिस के लिए लिया है, पर्सनल पर्पस तो मैं खुद यूज कर रहा हूं, और मैंने मेरे ऑफिस के लिए, फिर भी क्या मैं कंज्यूमर हूं? अभी कल से मतलब मैं मेरे ऑफिस के लिए भी कोई चीजें लिया और मैं सफर कर रहा हूं, फिर भी मैं केस फाइल कर सकता हूं। अरे कौन केस फाइल कर सकता है? कंज्यूमर कर सकता ना फाइल। तो ये तो समझना चाहिए ना कंज्यूमर कौन है, ये तीनों में। अब बाजू वाला पढ़ो, ब्लैक में मतलब कैसा है?
ऐसा नहीं। समझो तुम मेरा मोबाइल चुरा लिए, मैं क्लास में से ब्रेक में आया, तुमने चुरा ली। बोले सर का फोन बहुत बढ़िया है, ले लिया तुमने मजाक मजाक में, अब वो खराब हो गया। अब तुम गए सीसीआई के पास, क्या साहब कंज्यूमर हूं मैं, क्या फोन है ये, वीवो की इज्जत लूटो। बोले तू कौन? बोले मैं चोर। बोले मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। सीसीआई ने बहुत मारा है इसको, बजा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं चलेगा ऐसे। यू हैव टू बी द लीगल ओनर ऑफ द गुड्स। यार वैसे मान लो कि मेरी BMW किसने चुरा लिया और चोर जब ले जा रहा था रास्ते में खराब हो गई गाड़ी। अब वो चोर को गुस्सा आकर बोले क्या काम की BMW, वो केस ठोक रहा है BMW पे। वो तुमने क्या गाड़ी बेची है? वो किसको बेची? बोले उनको। तुम कौन? बोले साहब, बोले मैं चोर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लोग नहीं कर सकते। यू शुड बी द लॉफुल यूजर। एनी बेनिफिशियर ऑफ सच सर्विसेज whether such person hire the services for personal purpose। अब देखो मैंने ICICI बैंक अकाउंट में यूज कर रहा हूं, मेरे सेविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट, तो मैं तो कर ही सकता हूं। फॉर एग्जांपल नंबर 2, मैंने स्वप्निल पटनी क्लासेस के नाम से कमर्शियल पर्पस के लिए ICICI बैंक से अकाउंट लिया हुआ और वो सर्विस मुझे अच्छे नहीं मिल रही, तो फिर भी मैं केस कर सकता हूं। तो केस दो तरीके से कर सकते, एक सर्विस अगर मैं खुद के लिए भी यूज कर रहा हूं तब भी, और नंबर 2 कब? जब मैं कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तब भी। अंडरस्टूड क्या? अरे डिड यू अंडरस्टैंड? हाउ किया? दैट्स ऑल। कंज्यूमर ये सब होता है। इन दोनों में इतना फर्क है, गुड्स के बारे में, सर्विस के बारे में। पर यहां पे क्या नहीं आया, अगर मैं सर्विस ले रहा हूं रीसेल के लिए, सर्विस के भी रीसेल के लिए थोड़ी ना होती, इसलिए रीसेल अब यहां पे नहीं आया है। वरना दोनों पूरी डायग्राम पैरेलल ही है। यहां पे रीसेल आता है, जैसे मैंने ये एप्पल फोन लिया, मैं रीसेल के लिए ले रहा हूं, तो ये जो है ना, ये क्या है, ये रीसेल हो सकती है, पर किसी की सर्विस कैसे रीसेल हो सकती है? जैसे एग्जांपल, आपने क्लास में एडमिशन लिया, आप बैठे नहीं, आपने आपके दोस्त बोला तू चल जा, या आपने मूवी टिकट लिया, आप नहीं गए, आपके दोस्त गए, वो मूवी चली नहीं, आपका दोस्त चिल्ला रहा, ऐसे कैसे आपने? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने मेरी क्लास में एडमिशन ली तो आप मुझसे तकरार करोगे ना, तुम्हारा दोस्त का क्या अधिकार है? रीसेल वाली सर्विस नहीं चलेंगी, रीसेल वाले गुड्स चलेंगे। ऐसा क्यों है मुझे मत पूछो, लॉ ऐसा ही है। बोलो सही है क्या नहीं? लॉ ऐसा, ऐसे ही आपको वहां बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? वापस बोलो, क्या क्या हुआ दोस्तों? कंज्यूमर कौन होता है? पहली बात जल्दी से बताओ। कोई भी ऐसा इंसान जिसने पूरा पेमेंट किया हो, या प्रॉमिस्ड किया हो, या जो पार्टली पेमेंट हो, या डेफर्ड हो, और हर कोई इंसान क्या लिखा है, जो गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए यूज करे या रीसेल के लिए यूज करे। हां, तीसरी बात कमर्शियल। और सर्विस के लिए, मैंने सर्विस में ICICI बैंक का सर्विस में पर्सनल पर्पस के लिए करूं या कमर्शियली करूं, है तो तकलीफ तो मुझे हो रही, मैं कंप्लेन कर सकता हूं, तो मैं कंज्यूमर हो गया। हम आपको एक गाना सुनाएंगे, जब तक आप जो ब्रेक लेना लीजिए, गाना सुनाएंगे, गाना खत्म हो जाएगा, ब्रेक खत्म हो जाएगा। राइट एवरीबॉडी? ओनली 5 minutes।